हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग विटामिन ई के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन ई को समझने का प्रयास करेंगे कि विटामिन ई की विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्राप्ति के स्रोत कहाँ कौन कौन से हैं और कहाँ से मिलते हैं। विटामिन ई हमारे लिए क्या कार्य करता है। विटामिन ई अगर हमारे आहार में नहीं रहेगा तो उसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट्स यानी कि दैनिक आवश्यकता एज वाइज एज के अनुरूप कितनी होती है, इसका विटामिन ई का अवशोषण और संग्रह किस प्रकार से होता है तथा विटामिन ई का विसर्जन किस प्रकार से होता है। हम इन सब बातों पर आज की क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने वसा में घुलनशील अन्य विटामिन यानी विटामिन ए और डी के बारे में पढ़ा है। अब इसी उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए हम आज विटामिन ई के बारे में पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है इसका रासायनिक नाम? विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। ठीक है, इसको इसको रासायनिक तौर पे केमिकल इसका जो नाम होता है वो क्या है? टेकोफेरॉल है। इसे क्या कहते हैं? इसे अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसे हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं और शिशु जन्म देने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको हम विभिन्न नामों से जान रहे हैं। ब्यूटी विटामिन कह रहे हैं, एंटी स्टेरिलिटी कह रहे हैं, फर्टिलिटी विटामिन कह रहे हैं और शिशु जन्म देने वाला विटामिन कह रहे हैं। तो इसे हम ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतर होता है। विटामिन ई युक्त पदार्थ खाने से हमारे त्वचा, स्किन, बाल अच्छे हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं सब में विटामिन ई मिलाई जाती है। यहाँ की विटामिन ई की कैप्सूल लोग खाते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो विटामिन ई क्या कहते हैं? इसीलिए इसका नाम ब्यूटी विटामिन है ना, हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। दूसरा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कह रहे हैं इसको। क्यों कह रहे हैं? कि ये बांधता विरोधी विटामिन है। यानी कि विटामिन ई नहीं रहने से हमारे शरीर में स्त्री पुरुष दोनों में बांझपन की स्थिति आ जाती है ना। फर्टिलिटी, और इसे हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलिटी विटामिन कह रहे हैं। फर्टिलिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी को हमारे प्रभावित करता है ना, उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो हम शिशु जन्म देंगे, शिशु जन्म देने वाला विटामिन कह रहे हैं। तो ये विटामिन क्या काम करता है? मुख्यतः इसका दो बड़ा फैक्टर इसका है। एक तो ये बांझपन को दूर करता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है ना, एंटी फर्टिलिटी विटामिन भी कह सकते हैं, फर्टिलिटी विटामिन है, शिशु जन्म देता है। और दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं विटामिन ई को हम कई नामों से जानते हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन सकते हैं। एंटी ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन कौन है, शिशु जन्म देने वाला विटामिन कौन है, टेकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है। इस प्रकार से हम इन विटामिन ई को अलग अलग नामों से जानते हैं। अब आप आगे देखते हैं कि विटामिन ई का सबसे पहले विटामिन ई नाम किसने दिया। तो 1922 में बिशप इवांस तथा बिशप नामक वैज्ञानिकों ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया। और प्रयोग करके उन्होंने देखा कि जो सामान्य जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, चूहों पर उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने यही देखा कि चूहों में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो मतलब प्रभावित हो रही है एक तत्व से, और उस तत्व वसा में घुलनशील तत्व से प्रभावित हो रही है, और उस तत्व को उन्होंने नाम दिया विटामिन ई। ठीक है, तो इवांस और बिशप ने 1922 में चूहों पर प्रयोग कर ये बताया कि वसा में घुलनशील एक तत्व है, और उस तत्व जो कि हमारे फर्टिलिटी को, हमारे प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, और उसको उन्होंने विटामिन ई नाम दिया। ठीक है, अब उस कड़ी में आगे 1924 में सूर्य ने उसको नाम दिया, विटामिन ई को क्या नाम दे दिया? उन्होंने उनको कहा कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, बाध्यता विरोधी विटामिन उस पदार्थ को कहा, जिसको इवांस ने खोजा था और विटामिन ई नाम दिया। उसको 1924 में सूर्य ने एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बाध्यता विरोधी या इंग्लिश में कहें तो एंटी स्टेरिलिटी पदार्थ कहा। ठीक है,
उसी प्रकार 1936 में इवांस ने ही उन्होंने 1922 में विटामिन ई नाम तो दिया था कि एक बार जो प्रजनन को प्रभावित कर रहा है, वसा में घुलनशील तत्व है, उसको उन्होंने विटामिन ए नाम दिया। लेकिन फिर उन्होंने 1936 में गेहूं के अंकुर से एक तेल अलग किया, गेहूं के अंकुर से एक तेल अलग किया और उसको शुद्ध रूप से उन्होंने उसके रासायनिक संघटन को क्या नाम दिया, टेकोफोरॉल नाम दिया, है ना, टेकोफोरॉल नाम दिया उन्होंने, उसको टेकोफोरॉल नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इवांस ने चूहों पर प्रयोग करके सबसे पहले विटामिन ई नाम दिया, इवांस और बिशप ने, और उन्होंने 1936 में गेहूं के अंकुर से विटामिन ई को शुद्ध रूप से अलग करके उसको नाम, वैज्ञानिक रासायनिक नाम दिया टेकोफोरॉल। और 1924 में सूर ने क्या किया, बांधता विरोधी विटामिन ई को कहा। अब हम देखते हैं कि जो टेकोफोरॉल शब्द है वो कहाँ से कैसे बना है, उसका अर्थ क्या होता है। टेकोफोरॉल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें 3 शब्द हम देख रहे हैं, टेकोस, फेरोल और ओएल, है ना। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। टेकोस का अर्थ होता है शिशु, फेरोल का जन्म देना या उत्पन्न, और ओएल मतलब एल्कोहल, क्योंकि इसमें एल्कोहलिक पदार्थ इन्वॉल्व है। तो टेकोफोरॉल एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई है, टेकोस, फेरोल और ओएल। टेकोस का मतलब शिशु, फेरोल का मतलब जन्म देना या उत्पन्न करना, और ओएल का मतलब एल्कोहल से है। अब हम देखते हैं इसके विटामिन ई के जो रासायनिक गुण धर्म क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो विटामिन ई को हम अगर बांटते हैं तो विटामिन ई में 3 प्रकार के तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा टेकोफोरॉल क्या होता है, वो जन्म देने का उसमें गुण ज़्यादा होता है ना। अल्फा टेकोफोरॉल में जन्म देने का गुण विद्यमान होता है। बीटा टेकोफोरॉल क्या करता है, बीटा टेकोफोरॉल में सेम क्वालिटी होती है लेकिन उसकी जो है ना रासायनिक संरचना कुछ अलग होती है, रासायनिक संरचना में अलग होता है। लेकिन क्या करता है वो अल्फा के साथ मिलकर बीटा टेकोफोरॉल अल्फा की क्वालिटी को इन्हेंस करता है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और बीटा टेकोफोरॉल अल्फा के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ाता है। और जो गामा टेकोफोरॉल है ना, उसकी शारीरिक क्रियात्मक दृष्टि से वो क्या होता है, वो निष्क्रिय होता है, वैसा कोई उसका खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा। उसके बाद बीटा क्या करता है, अल्फा के साथ मिलकर, बीटा टेकोफोरॉल अल्फा के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और जो गामा टेकोफोरॉल है वो शारीरिक मतलब क्रियात्मक दृष्टि से वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि विटामिन ई का प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, उसमें गुण कौन कौन से पाए जाते हैं। तो विटामिन ई क्या है, हमने वो पढ़ा था जब हम लोग पढ़ा था कि वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था ना, कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ए है, डी है, ई है और के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने ए डी तो पढ़ लिया, अब हम ई के बारे में पढ़ा। तो क्या है विटामिन ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ऑब्वियसली है कि वो जल में अघुलनशील होगा, अविलीय होगा, है ना। तो ये क्या है, वसा में जल में अविलीय है तथा वसा में विलीय है। वसा में जो विलीय होगा वो किसमें घुलनशील होगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विलय का मतलब होता है घुलनशील, अविलय मतलब अघुलनशील। तो वसा में जो विलय विटामिन होगा, घुलनशील विटामिन होगा, वो क्लोरोफिल, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल में घुलनशील होगा, है ना। तो ये क्या है, वसा में सॉल्युबल है और वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब हम सूर्य की क्या करते हैं, ये सूर्य की पैराबिगनी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से विटामिन ई नष्ट हो जाता है। और ये किस प्रकार का है, तो ये हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है। विटामिन ई की प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैसा दिखने में लगता है, वो हल्के पीले रंग का और तैलीय पदार्थ है, जो 200 डिग्री सेल्सियस के ताप को तो सह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत तेज ताप पर अगर हम इसको पकाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमने कहा कि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और कौन कौन से हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए हो गया और विटामिन
सी हो गया और विटामिन के, ये तीनों क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन माने जाते हैं, है ना। इसके बाद इस हमने देखा कि ये क्या है, ये वसा में क्या होता है, घुलनशील है और जल में अघुलनशील है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जा रही है। ये हल्के पीले रंग का तैलीय पदार्थ है जो कि 200 डिग्री सेल्सियस के ताप को तो सह सकता है, लेकिन उससे अधिक या तेज ताप पे हम पकाएंगे तो ये नष्ट हो जाता है। और यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि यह फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। अब आप कहेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, तो फ्री रेडिकल्स वो एक तत्व होते हैं, जैसे हमारे समझ लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारे क्रियाएं होती है, फंक्शन होता है, हमारे ऑर्गन बहुत सारे 24 घंटे फंक्शन क्रिया करते रहते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है। तो इन सब क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल भी शरीर से निकलते हैं, और शरीर के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल बिल्कुल फ्री होकर घूमते रहता है शरीर में इधर से उधर, और वो क्या करते हैं, वो हमारे स्किन को प्रभावित करते हैं, हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं, हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होते, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या करते हैं, उनको खत्म करने के काम करते हैं, है ना। एंटी फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। उसके बाद ये क्या है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल और ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर उच्च ताप और अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये क्या होता है, हमने देखा ना कि 200 के ताप को तो सह सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस के उच्च ताप को सह सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऊंच हो जाएगा, बहुत देर तक पकाएंगे तो वो नष्ट हो जाता है। यह क्या है, लोह लवण और शीशे की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऐसे तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, जो लोह लवण और शीशे के पदार्थ में अगर हम रखते हैं तो वो क्या होता है, या लीड के प्रभाव में यह क्या हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। और ये किस में घुलनशील है, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है। अब हम देखते हैं विटामिन ई के कार्य क्या होते हैं। किसी भी विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो उसका कार्य ही होता है, उसके कार्य से क्या हो रहा है, उसकी कमी से हमें क्या प्रभावित हो रहा है ना। तो इन सब चीज़ों की ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके नाम, उनके डिफरेंट नाम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो उनके क्या हमारे लिए कार्य करते हैं, उसकी कमी से कैसे हम प्रभावित होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो विटामिन ई क्या है, वे एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट को हम समझ ही चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। यह विटामिन ए और सी के ऑक्सीकरण से बचाता है। क्या करता है, विटामिन ए और सी को ऑक्सीकरण से बचाता है। ठीक है। लाल रक्त फिर क्या करता है, ये लाल रक्त कण के निर्माण में बाधक जो तत्व हैं, जब हम आरबीसी रेड ब्लड सेल के निर्माण में क्या करता है, या जो अगर कोई भी तत्व उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसको रोकता है ना, उसको रोकता है। और रेड ब्लड सेल के निर्माण में जब बाधक तत्व को नष्ट करेगा तो रेड ब्लड के सेल निर्माण में वो क्या होता है, सहायक हो जाता है, और क्या होता है कि अनीमिया के प्रभाव की संभावना को भी घटाता है। अगर हमारे शरीर में लाल रक्त कण नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। तो विटामिन ई क्या करता है, लाल रक्त कण के निर्माण में बाधक तत्व को विटामिन ई रोकते हैं, जिससे लाल रक्त कण का निर्माण अन्य तत्वों से पूर्ण हो पाता है। इसके अभाव में अनीमिया की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई नहीं रहेगा तो रेड ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा, और रेड ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा तो अनीमिया यानी कि खून की कमी की बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट कार्य क्या है, तो ये ऊतकों के सामान्य चयापचय एवं निर्माण में सहायक है। जितने भी विटामिन होते हैं उनका एक सामान्य काम होता है ऊतकों के सामान्य चयापचय में सहायक होना। वो सभी जितने भी विटामिन होते हैं ऊतकों के सामान्य चयापचय में सहायक होते हैं। और विटामिन ई का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, यह प्रजनन में सहायक है। किसमें सहायक है, फर्टिलिटी में सहायक है। इसीलिए तो इसको एंटी फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, एंटी स्टेरॉइड विटामिन कहते हैं, इसको फर्टिलिटी विटामिन कहते हैं, इसको जन्म देने वाला विटामिन कहते हैं। तो पुरुषों में इसकी कमी से क्या होता है, जनन कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और महिलाओं में इसकी कमी से भ्रूण का विकास रुक जाता है, और बार बार गर्भपात की समस्या हो जाती है, मिसकैरेज की समस्या बार बार हो जाती है। विटामिन ई कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है ना। विटामिन ई हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है। अब ये देखिए आप, एक मुक्त मूलक वर्ड है, मुक्त मूलक को हम समझ चुके हैं।
प्रीवियस जब हमने डिस्कस किया था कि मुक्त मूलक क्या है, तो मुक्त मूलक जब हमारे शरीर में अन्य क्रियाएं होती है, जो फंक्शन होता है, ऑर्गन्स के फंक्शन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वेस्ट पदार्थ भी डेवलप होते हैं, वही वेस्ट पदार्थ क्या होते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में फ्री रेडिकल कहते हैं। यह क्या करता है, तो विटामिन ई मुक्त मूलक को नियंत्रित करता है। मुक्त मूलक पर विटामिन ई क्या करता है, नियंत्रित करता है। विटामिन ई उत्तक तथा कोशिका झिल्ली में असंतृप्त वसीय अम्ल के ऑक्सीडेशन को पर ऑक्सीडेशन को रोकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की क्रिया को अन्य जो पदार्थ होती है उस पर विटामिन ई रोकता है। विटामिन ई का कार्य है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकना, क्योंकि क्या है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और ये क्या करता है, यकृत में कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे विष के नुकसान से हमें बताता है। हमारे शरीर में कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक विष बनता है, जिसके नुकसान से हमें विटामिन ई बचाता है। ठीक है, इस प्रकार हमने विटामिन ई का कार्य देखा। अब इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो इसकी कमी से गर्भपात हो जाएगा, हृदयघात हो जा रहा है, मधुमेह हो जा रहा है ना। हमने पढ़ा था ना कि विटामिन ई गर्भपात बाध्यता विरोधी है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ई नहीं रहेगा तो गर्भपात की समस्या हो जाएगी। पुरुष और महिलाओं दोनों में गर्भपात की समस्या हो जाएगी। विटामिन ई की कमी से बार बार गर्भपात होता है, यानी मिसकरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है और प्रजनन की क्षमता प्रभावित होती है। हृदयघात और मधुमेह की संभावना बनी रहती है। मधुमेह या डायबिटीज हो जाएगा और हार्ट की डिजीज हो जाती है। प्लस क्या होगा, विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी। विटामिन ई के अभाव में शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और जिससे वो टूट फूट जाती हैं। मांसपेशियों में क्या होता है, अनावश्यक रूप से तीव्र दर्द हो जाता है। फिर क्या होता है, त्वचा संबंधी विकार हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विटामिन ई के नहीं रहने से क्या हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, हृदयघात हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, दर्द हो रहा है, त्वचा संबंधी विकार हो रहा है, स्किन प्रभावित हो रही है, अनीमिया की समस्या हो जा रही है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का निर्माण प्रॉपर नहीं होगा तो अनीमिया की संभावना हो जा रही है। तो इस प्रकार से विटामिन ई की कमी से हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई क्या करता है, आरबीसी का निर्माण विघटन होने से रोकता है ना। तो जब आरबीसी का विघटन होता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको हेमालाइसिस कहते हैं। एक टर्म है जिसको कि लाल रक्त कण के विघटन होने से एक टर्म होता है, उसको हेमालाइसिस कहते हैं, जिसके कारण विटामिन ए और सी की क्रियाविधि प्रभावित होती है। लाल रक्त कण का जब विघटन होने लगेगा, जब उसका वो खत्म होने लगेगा, टूटने फूटने लगेगा, उस टर्म को क्या कहते हैं, हेमालाइसिस कहते हैं, है ना। उस टर्म को क्या कहते हैं, हेमालाइसिस कहते हैं। और हेमालाइसिस के प्रभाव से क्या होता है, विटामिन ए और सी की क्रियाविधि प्रभावित होती है। अब हम देख लेते हैं विटामिन ई हमें कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ई की प्राप्ति के साधन, विटामिन ई सबसे ज़्यादा मिल रहा है हमें गेहूं के अंकुर के तेल। जो गेहूं का गेहूं जब अंकुरित होता है उससे जो तेल निकलता है उसमें विटामिन ई सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। फिर चावल के चोकर का तेल, यानी कि जो ब्राउन ऑयल है ना, राइस ब्राउन ऑयल, उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके बाद अनाज में सोयाबीन, मूंगफली, मक्खन, नारियल का तेल, अंडा, मांस इत्यादि से हमें विटामिन ई प्राप्त हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता और उसका संग्रह कैसे हो रहा है। तो विटामिन ई का संग्रह कहाँ हो रहा है, तो विटामिन ई का संग्रह होता है हमारे यकृत और मांसपेशियों में। यकृत और मांसपेशियों में जो एपिडोस उत्तक होता है हमारे मांसपेशियों में, वहाँ पे विटामिन ई का संग्रह हो रहा है। कहाँ हो रहा है, यकृत, मांसपेशी और शरीर की चर्बी में विटामिन ई का संग्रह हो रहा है। अब हम इसकी दैनिक आवश्यकता देखते रखते हैं कि एज के अनुरूप, हमारे आयु के अनुरूप दैनिक आवश्यकता इसकी क्या होती है। तो शेषवावस्था की हम जब बात कर लें तो शेषवावस्था यानी कि 0 से 1 वर्ष में 3 से 4 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होगी। बाल्यावस्था में जो कि 2 से 10 वर्ष माना जाता है उसमें 5 से 7 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होगी। किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों की, किशोरावस्था की उम्र 11 से 18 वर्ष, जिसमें कि 7 से 8 मिलीग्राम माइक्रो प्रतिदिन की आवश्यकता होगी। और जो एडल्ट स्त्री पुरुष होंगे उनको 8 mg विटामिन ई की पर डे की रिक्वायरमेंट्स है। गर्भवती और धात्री माता यानी कि प्रेग्नेंट और लैक्टेट वुमेन को 10 mg प्रतिदिन यानी की आवश्यकता विटामिन ई की होती है। तो इस प्रकार हमने एज के अनुरूप देखा कि किस एज में कितनी विटामिन ई की आवश्यकता होगी।
तो आज के क्लास में हम लोगों ने विटामिन ई के बारे में डिटेल से समझा कि विटामिन ई की विशेषता क्या है, उसके प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है, उसके क्या डिफरेंट नाम है, किन नामों से हम जानते हैं, विटामिन ई की कमी से क्या होगा, विटामिन ई की दैनिक आवश्यकता क्या है, इसका संग्रह क्या हाँ हो रहा है, विसर्जन कहाँ, ऐसा इसका विसर्जन होता है ये इसका आधे से अधिक भाग का विसर्जन हमारे भोजन के माध्यम से जो हमने ग्रहण किया है वो हो जाता है, और मल के माध्यम से इसका विसर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने विटामिन ई के बारे में संपूर्ण डिस्कस किया, और मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई भी विटामिन ई से रिलेटेड पार्ट को छोड़ा होगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।